हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जो कि लेके आ गए हैं जीके जीएस का महत्वपूर्ण सेशन। और ये रहेगा बिहार शिक्षक भर्ती वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज का पहला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? हमसे भाग पूछा जा रहा है। ऑप्शन चेक करेंगे, भाग 9, भाग 10 या फिर भाग 8 या फिर भाग 12। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भाग 12 इससे संबंधित हो जाएगा। वहीं आपको अच्छे से पता होगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 264 से लेकर कहाँ तक, 300 का ए तक, 300 का ए तक वित्त से, संपत्ति से, अनुबंध से और मुकदमा आदि इसमें क्या है, वर्णन आपको मिलेगा इन सारे अनुच्छेद में। तो आप ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। वहीं और क्या जानकारी इससे जान सकते हैं जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण बनेंगे, जैसे कि कुछ कुछ भाग जो महत्वपूर्ण है पूछ लिए जाते हैं। भाग 1 जो कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, काफी बार एग्जाम में पूछा गया, अनुच्छेद 1 से 4 तक। इसमें क्या है आपको वर्णन मिलेगा? तो इसमें आपको वर्णन मिलेगा संघ और उसका क्षेत्र से संबंधित, संघ और उसका क्षेत्र से संबंधित। वही बात करें और क्या पूछ लिया जाता है, भाग 2 की बात जो पूछा जाता है बराबर एग्जाम में वही आपको कराया जा रहा है। तो भाग 2 की बात करेंगे तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा इसमें, 5 से लेकर 11 तक, जिसमें क्या, तो नागरिकता किससे संबंधित हो जाएगा, नागरिकता से संबंधित हो जाएगा। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना होगा। वहीं बात करें भाग 3 की, तो ये क्या हो जाएगा अनुच्छेद, इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक हो जाएगा। किससे संबंध हो जाएगा, तो मौलिक अधिकार से। किससे संबंधित हो जाएगा, तो मौलिक अधिकार से, कई बार पूछा हुआ है। और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं ये भी आपसे पूछ सकता है। तो वर्तमान की जब बात आएगी तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, ये बेसिक जानकारियां हैं जो कि पूछ सकती हैं। और क्या पूछ लिया जाएगा अगर भाग की बात है, तो एक भाग 4 भी काफी पूछा जाता है। भाग 4 की अगर हम बात करें जो कि अनुच्छेद हो जाएगा 36 से लेकर 51 तक, और ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित हो जाता है। तो आपको इसमें क्या करना है, ध्यान रख लेना है। भाग 4 के साथ साथ ही भाग 4 का ए भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि 51 का ए अनुच्छेद हो जाएगा जो कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित हो जाता है। किससे, मौलिक कर्तव्य से। तो ये सब इम्पोर्टेंट जानकारी थी जो आपको दी गई। चलिए बढ़ेंगे आज के दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न हमारा आ गया है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 के एच के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निम्न विधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है। तो ऐसे प्रश्न और उत्तर ही काफी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ऑप्शन चेक करेंगे, राष्ट्रपति की आकस्मिकता निधि से, या फिर राज्यपाल की आकस्मिकता निधि, या फिर राज्य की संचित निधि, या फिर भारत की समेकित निधि। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, राज्य की संचित निधि। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी ये आपको ध्यान रखना है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का अनुच्छेद क्या है, 243 का एच, और ये सेंटेंस आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, वही बात करें अगर पूछ दे कि पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा का प्रावधान
किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 243 का जे में किया गया है। तो ये चाहा तो जे का भी बता दिया गया। चलिए बढ़ेंगे आज के तीसरे नंबर प्रश्न पे, और सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, ध्यान दीजिएगा। म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? अब आधिकारिक भाषा हमसे म्यांमार की पूछी जा रही है। ऑप्शन ए है जोरखा, बी है बर्मी, सी है बंगाली, या डी है हिंदी। तो जब बात आएगी म्यांमार की तो बर्मी हो जाएगा इसका आधिकारिक भाषा। ठीक है, अगर वही इसकी राजधानी की हम बात कर ले तो राजधानी क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकता है, नैपीदा। ठीक है, ये राजधानी हो गई। वहीं बात करें म्यांमार से और क्या पूछ लिया जाता है? स्वर्ण पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? क्या? तो स्वर्ण पैगोडा का देश किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछ लिया जाता है, तो वो भी क्या हो जाएगा? म्यांमार ही हो जाएगा। वहीं और क्या जानकारी इसमें जान सकते हैं? म्यांमार की जीवन धारा, कि अगर आपसे प्रश्न ये पूछ दे कि म्यांमार की जीवन धारा किस नदी को कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इरावदी नदी को। किसको? इरावदी नदी को। और ये सब आपको हम टॉपिक वाइज में डिटेल से पढ़ा चुके हैं। वहीं बात करें और क्या ध्यान रख सकते हैं, तो म्यांमार का एक पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा कि म्यांमार के पीयू शहर में, कौन शहर में? तो पीयू शहर को विश्व विरासत क्या है? सूची, विश्व विरासत की सूची में रखा गया है। सूची में रखा गया है। तो ये नाम आप ध्यान रखेंगे कि किस शहर को रखा गया है। ठीक है, और सारे जो आपको लिखाए जा रहे हैं महत्वपूर्ण बिंदु नोट डाउन करते हुए चलना है। चलिए बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले कथन को। पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है। पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता थे। तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, लेकिन हमसे गलत पूछा जा रहा है। और पंचवर्षीय योजना भी आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया। तो ये भी सही है, लेकिन हमसे तो गलत पूछ रहा है, यानी कि न तो पहला और न ही दूसरा गलत होगा। ठीक है, चूंकि यही लक्ष्य ही था कि समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, समानता, तो ये सारे सेंटेंस क्या थे? सही दिए हुए थे। वही कुछ पॉइंट है जो रिपीट होते रहते हैं, जैसे कि भारत की पंचवर्षीय योजना में ध्यान रखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना जो कि इसका वर्ष क्या रहा था? तो 1951 से लेके 1956 तक। ये पहला पॉइंट। ये पूछ लेता है कि जो ये पहली पंचवर्षीय योजना थी किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। यही प्रश्न रिपीट होते रहता है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं कि किस मॉडल पर क्या था? आधारित था। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा जो पंचवर्षीय योजना थी पहला, इसमें प्राथमिकता जो है कृषि को दिया गया था। ये भी पूछ लिया जाता है कि किसमें कृषि को प्राथमिकता दिया गया था। तो ये दिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो बस यहाँ पे एक दो पॉइंट जो जरूरी था वो ध्यान रखना था। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा 5वां नंबर प्रश्न, और सारे विषय के प्रश्न इसमें आपको शामिल किए गए हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? ऑप्शन ए है जलालुद्दीन खिलजी, बी है फिरोज तुगलक, सी है अलाउद्दीन खिलजी, या डी है मोहम्मद बिन तुगलक।
तो ये हो जाएगा इसमें से मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने क्या किया था, सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। ठीक है, और बात करें और क्या जान सकते हैं, एक पॉइंट इसमें आप ये ध्यान रख सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक, ये तो आपको पता था कि कहाँ का सुल्तान था, तो ये दिल्ली का सुल्तान था। चूंकि हमसे क्वेश्चन में सुल्तान ही पूछा गया है कि किस सुल्तान ने किया था। शासन की अगर हम इसकी बात कर ले तो 1325 से 1351 तक किसने, किस वंश पर शासन किया था, ये भी तो पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, तुगलक वंश पर। किस वंश पर? तुगलक वंश पर। और ये जो सती प्रथा रोकने का इसने प्रयास किया था, ये 14वीं शताब्दी में। कैवीं शताब्दी में? तो 14वीं शताब्दी में। तो हो सके आपसे यही पूछ दिया जाए। हालांकि जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसको सबसे बुद्धिमान, क्या कह सकते हैं, सबसे बुद्धिमान मूर्ख के रूप में जाना जाता था। बताइए, बुद्धिमान होके मूर्ख रूप में भी इसको क्या जाना जाता था, ये पूछ लिया जाना जाता था। ठीक है, वही बात करें कि 1330 में, कब? तो 1330 में इसके द्वारा सांकेतिक मुद्रा को चलाया गया था। किस मुद्रा को? तो सांकेतिक मुद्रा भी चलाया गया था, और ये भी पूछ लिया जाता है। तो आपको हर एक छोटा छोटा पॉइंट ध्यान रखना है, नोट डाउन करते हुए चलना है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न हमारा आ गया है, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासन काल में लिखी थी? ऑप्शन ए है कृष्णदेव राय, बी है जहांगीर, सी है अकबर, या डी है शाहजहां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अकबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखना है क्या पूछा गया है, ये भी पूछ दिया जाता है कि रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया था, तो तुलसीदास के द्वारा। वहीं तुलसीदास की जब बात आई है तो आपको पता है कि अकबर का ये क्या था, समकालीन भी थे। अकबर के क्या थे, समकालीन भी थे। वहीं बात करें अकबर के काल की, तो ध्यान रखिएगा कि अकबर के काल को, हालांकि अकबर को डिटेल में आपको हम कई बार पढ़ा भी चुके, कि अकबर के काल को हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, और क्या जानकारी जान सकते हैं? यहाँ पे एक पॉइंट आपको कंफ्यूज कर सकता है, जहांगीर भी है। देखिए, तो जहांगीर के काल को चित्रकला का, किसका? चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता था। ये भी आपको ध्यान में रख लेना, ये जहांगीर के कहा जाता था। ठीक है, और बात करेंगे क्या जान सकते हैं, तो ये जो रामचरितमानस जो कि तुलसीदास ने लिखी थी, तो अगर इसकी बात करें तो इसकी रचना अयोध्या, वाराणसी और कहाँ हुई थी, तो चित्रकूट में हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है कि कहाँ हुई थी रचना, तो चित्रकूट में हुई थी। ठीक है, ये सब छोटा पॉइंट है लेकिन आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, जो कि होगा 7वां नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था, ये हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है जहांगीर, बी है हुमायूं, सी है औरंगजेब, डी है बाबर। तो आप लोग इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके चेक कर सकते हैं, इससे जो भी पॉइंट बनते हैं आपको पढ़ा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि औरंगजेब हो जाएगा। हालांकि जो औरंगजेब था ये स्वयं क्या था, बीना बजाता था, यानी कि बीना का कुशल वादक था। बीना का कुशल वादक था कौन, औरंगजेब। लेकिन इसने क्या किया था, संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं बात करें तो इसको क्या क्या नाम से जाना जाता था, तो इसको कहा जाता था जिंदा पीर। जिंदा पीर
या फिर एक नाम और ध्यान रखिएगा, क्या इसको कहा जाता था? आलमगीर। ये सब इसके ही नाम थे। किसके? तो औरंगजेब के नाम थे। और ये जो है इस्लाम धर्म का, ये जो है औरंगजेब इस्लाम धर्म के सुन्नी संप्रदाय को मानता था। ये भी कई बार पूछा जा चुका है कई सारे एग्जामों में। तो किस संप्रदाय को मानता था? तो इस्लाम धर्म के सुन्नी संप्रदाय को मानता था। ठीक है। और औरंगजेब ने क्या किया था कि मुगल अधिकारी को हर समय समझिए अपना पैर के नीचे रखने के लिए, मतलब एक गुलाम की तरह रखने के लिए झरोखा दर्शन जो था उसको क्या कर दिया था? प्रथा को इसने बंद कर दिया था। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि झरोखा दर्शन प्रथा को बंद किसने कर दिया था? तो ये औरंगजेब ने ही कर दिया था। चलिए बढ़ेंगे आज के अगले पॉइंट की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है? तो अशोक की बात आई है, देख लेते हैं। शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, लौरिया नंदनगढ़ या फिर सोपारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लौरिया नंदनगढ़। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कहने का अगर लौरिया नंदनगढ़ यानी कि चंपारण यानी कि बिहार स्थित क्या है? ये मयूर का निचले भाग में मयूर का चिन्ह क्या है? अंकित है। और अशोक के जो बात है इतिहास की संपूर्ण जानकारी की अगर हम बात करें अशोक के इतिहास की, तो इनके अभिलेखों से ही मिलती है। और अब तक अशोक का अगर हम बात करें कि अब तक, तब अशोक का क्या है? करीब 40 अभिलेख प्राप्त हो चुका है। कितना? तो 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो ये ध्यान रख सकते हैं। बाकी आपको पता है कि इन सभी अभिलेखों में 4 लिपियों का प्रयोग किया गया था। कितनी लिपि का? और वो 4 लिपि भी ध्यान रखना है। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और क्या? एक अरमाइक। ये लिपि का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा भी गया है। तो और ये भी काफी बार पूछा है कि किसने ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था? सर्वप्रथम किसने पढ़ लिया था? तो इसका नाम ध्यान रखिएगा जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले पॉइंट की ओर, अगला प्रश्न की ओर। 9वां नंबर प्रश्न आ गया और देख ही रहे सारे विषय के प्रश्न आपके लिए लाए गए हैं। भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में क्या कहा जा सकता है? जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है, तो यही तो शुरू लाइन सही दिया हुआ है। बाकी जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से अधिक है, गलत है। जनता के पास मुद्रा केवल अविनिमय है, ये भी आपको कई बार बता चुके हैं कि जब केवल कोई चीज में लगा हुआ रहता है ना, तो अधिकतर टाइम निगेटिव सेंस लेता है। जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। वही बात करें कि अगर बात आई है तो ध्यान रखिएगा कि भारत में मुद्रा का जो मापन है M1, M2, M3 और क्या कहता है M4 के आधार पर किया जाता है। M4 के आधार पर किया जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, किया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। वही बात करें कि क्या कहता है भारत का, अगर पूछ ले कि भारत का प्राचीनतम मुद्रा क्या कहलाता था? तो वो कहलाता था आहत मुद्रा। कौन मुद्रा? तो आहत मुद्रा। और वही बात पूछ ले कि मुद्रा का प्रमुख गुण क्या है? तो ध्यान रखिएगा मुद्रा का प्रमुख गुण में आता है तरलता। ठीक है,
तो ये सब प्रश्न काफी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और आगे जाने से पहले अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और आपको हर सप्ताह एक विशेष विषय का महामैराथन क्लासेस दिया जा रहा है, वो भी बिहार शिक्षक भर्ती वाले जरूर से जरूर देखें। या आप किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो जीके जीएस के लिए आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। और बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही कराए जाते हैं, वो भी फुल डिटेल्स के साथ। तो आप लोग जरूर जुड़िए और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता। और वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट के रूप में अपना सुझाव, कोई प्रश्न जरूर दिया करें। इसी तरह बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ये ऐसा प्रश्न है कि बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा भी जा चुका है और कई सारे एग्जामों में भी, तो आगे भी मिल सकता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन ए है 1884, बी है 1734, सी है 1784 या डी है 1764। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब ये भी तो पूछ सकता है कि स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम जोन्स के द्वारा। किसके द्वारा? तो विलियम जोन्स के द्वारा। ये चीज आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। वही बात करें और इसमें क्या जानकारी रख सकते हैं, तो इसमें आप ये ध्यान रख सकते हैं कि जो ये विलियम जोन्स की जो बात आई है, इसने ही सर्वप्रथम बताया, इस तरह से लिख सकते हैं कि सेंड्रोकोट्स जो लाइन लिख रहे हैं वो आपको बहुत महत्वपूर्ण है। सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स और क्या कहता है, ये सब सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स जो नाम है यूनानी द्वारा, ये किसके लिए किया गया था यूज? तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया गया था। तो ये भी पूछा जाता है कि ये किसको कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता था। सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख लेंगे। आ जाएंगे आज के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा आ चुका है, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो जब बात आई है कि नया राज्य बनाने का अधिकार है तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 3, ठीक है। इसके पहले हम लोग भाग 1 से लेके देखे थे कि पहला क्वेश्चन ही जो कि शायद था वही बात करें तो अनुच्छेद 3 में वर्णन किस तरह से है कि नए राज्यों का निर्माण या फिर वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या फिर कहिए सीमाओं या नामों में परिवर्तन का अधिकार, नामों में परिवर्तन करने का अधिकार भारतीय संसद को है। और ये सब किसमें वर्णन है? अनुच्छेद 3 में। तो इस तरह से भी सेंटेंस रह सकता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। वही अनुच्छेद 1 की बात करें तो अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया गया कि भारत के राज्यों का संघ कहा गया है अनुच्छेद 1 में। 2 की अगर हम बात कर ले तो ऐसी विधि बनाने का अधिकार है जो क्या करता है, संघ में नए राज्यों का प्रवेश हो गया, स्थापना हो गया या फिर क्षेत्र को शामिल करने के लिए उचित या आवश्यक समझे। ये सब आपको पता भी होगा, तो इतना लिखना नहीं है, कई बार आपको बताया भी गया है। चलिए बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर।
फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। देखिए करंट का भी क्वेश्चन डाल दिया गया है। तो ऑप्शन ए है यूएई, कतर, सऊदी अरब नहीं, क्योंकि 2026 का पूछा रहा है। रूस, बेलारूस, फिनलैंड ये भी नहीं। वहीं बात करें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया नहीं। तो ये जो आयोजन किया जाएगा यूएसए, कनाडा और क्या कहता है मैक्सिको में, यानी ये ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी। और फीफा विश्व कप से प्रश्न पूछा जाता है तो इसलिए इसको क्या करिएगा, बस ये ध्यान रखिएगा कि 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या कह सकते हैं, तीन सह मेजबान इसमें शामिल रहेंगे, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, और क्या कहता है कनाडा हो गया, और मैक्सिको। ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। और इसमें क्या ध्यान रख सकते हैं, हालांकि ये जो फीफा विश्व कप है इसमें ब्राजील को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा टीम है ना जो प्रत्येक में भाग लिया है और 5 बार जीता है। तो ये एक छोटी सी बिंदु याद आ गई तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं। और ये जो है 16 शहरों में आयोजित होगा, इन तीनों को मिलाकर इन 16 शहरों में इसका आयोजन होगा और 2026 की बात हो रही। चलिए बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाले पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये बांटा गया है कितने भागों में, 3 भागों में, ऑप्शन नंबर सी। अब पूछेगा वो 3 भाग कौन कौन सा है, तो वो 3 भाग हो जाता है अम्बरा, ये भी तो पूछ सकता है, पेनम्बरा, एनसीईआरटी सारे बेस्ट क्वेश्चन है, और एक ध्यान रखिएगा एंटम्बरा। ठीक है, ये तीनों भागों में बांटा गया है। अब पूछेगा ये अम्बरा क्या होता है, तो अम्बरा की अगर हम बात करें तो ये छाया का सबसे भीतरी और गहरा भाग देता है, भीतरी और क्या कहता है सबसे गहरा भाग देता है, मतलब होता है गहरा भाग होता है, ये ध्यान रखिएगा। वहीं अगर पेनम्बरा की बात करें तो तीनों भाग की बात आई है, तो ये जो है अम्बरा के दोनों तरफ मौजूद क्या करता है, हल्की छाया वाला भाग होता है, हल्की छाया वाला भाग होता है कौन, पेनम्बरा। तो इस तरह से ही सेंटेंस के रूप में आपसे पूछ सकता है। अब लास्ट बच गया एटम्बरा, तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ किस भाग को कहेंगे, तो ये उस भाग को कहते हैं जहां से क्या होता है, जहां से वस्तु का पूरा आकार नजर आता है, पूरा आकार क्या होगा, नजर आता है, उसको कहते हैं एटम्बरा। तो ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हाँ, चंद्र ग्रहण की बात आई है तो पूछ लिया जाता है प्रश्न कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो जब पृथ्वी, यानी कि इसको अर्थ कहते हैं तो ई से लिख देंगे, जब पृथ्वी क्या होगा, इस तरह से लिखिए, जब सूरज और चंद्रमा यानी कि सन और मून के बीच में कौन आ जाएगा, पृथ्वी आ जाता है, तब क्या हो जाता है, चंद्र ग्रहण लगता है। और वही अगर सूर्य ग्रहण की बात कर ले तो इस तरह से लिखिएगा, सूर्य ग्रहण। ठीक है, और चंद्र ग्रहण जो है ये कब लगता है, चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में तो आएगा ही पृथ्वी, और ये आमतौर पर पूर्णिमा की रात को लगता है। तो ये भी आप क्या कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। वही बात करें, आपको बताना है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, क्या स्थिति होगा, क्योंकि कई बार आपको बता चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो शिक्षा की वर्धा योजना की अगर हम बात करें
तो 1937 में लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। इसमें बस आप इतना ही ध्यान रखिए कि शिक्षा की वर्धा योजना 1937 में लाया गया था। ठीक है, चलिए, तो जो प्रश्न में ज्यादा डिस्कशन ही नहीं है उस पर क्या टाइम देना। बढ़ेंगे 15 नंबर प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अब अक्टूबर से संबंधित कुछ जान लेते हैं महत्वपूर्ण। जैसे 14 अक्टूबर को बात करें तो इस दिन मनाया जाता है विश्व मानक दिवस। कौन दिवस? विश्व मानक दिवस। वहीं बात करें 24 अक्टूबर को तो यूएन का स्थापना दिवस। स्थापना दिवस। और ये सब सारे दिवस कई सारे एग्जामों में पूछे भी गए। अब पूछेगा 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो इंदिरा गांधी आयरन लेडी की क्या मनाई जाती है? पुण्यतिथि। पुण्यतिथि मनाया जाता है। और बाकी अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसी तरह से और ध्यान रख सकते हैं कि 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। विश्व डाक दिवस। 16 अक्टूबर की अगर बात कर लेगा तो ध्यान रखिएगा विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। और नोट डाउन जरूर किया कीजिए, बार बार आप लोग के लिए ही बोलते हैं। मेरियाना गर्त किसमें स्थित है? तो ये सब तो आपको ज्योग्राफी का महामैराथन में फुल डिटेल्स के साथ पढ़ा चुके हैं। तो ये है प्रशांत महासागर में। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। वहीं आपको अच्छे से पता है कि ये विश्व का सबसे गहरा गर्त भी है। विश्व का सबसे गहरा गर्त है। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, वहीं प्रशांत महासागर की अगर आपसे पूछ दे कि आकृति कैसी है, तो आकृति ध्यान रखिएगा त्रिभुजाकार है। क्या है? त्रिभुजाकार है। ठीक है, ये बात हो गया। और क्या ध्यान रख सकते हैं? प्रशांत महासागर की अगर बात आई है तो एक पॉइंट ये ऐड करिएगा कि इसके खोजकर्ता क्या थे? फर्डिनेंड मैगेलन। फर्डिनेंड मैगेलन के नाम पर ही पड़ा है। मतलब प्रशांत महासागर का नाम जो है इसके खोजकर्ता के नाम पर ही पड़ा है। फर्डिनेंड मैगेलन के नाम पर पड़ा है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। वहीं बात करें कि प्रशांत महासागर के दोनों तटों पर क्या है? बलित पर्वतों की श्रृंखलाएं पाई जाती है। किस पर्वत की? तो बलित पर्वत की श्रृंखलाएं पाई जाती है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर। पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था? देखिए एग्जाम में आपको ऐसे भी एक प्रश्न, दो प्रश्न दिखेंगे ही जो बहुत पुराना रहेगा। तो क्या करिएगा, क्वेश्चन आएगा तो डील करिए, आता है तो आंसर मारिए, नहीं आता है तो आगे बढ़िएगा। तो ये 1983 की ही बात हो रही है। तो उस टाइम जो मोहिंदर अमरनाथ को घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। और ये 1983 की जो बात हो रही है क्रिकेट विश्व कप, ये इंग्लैंड और क्या कहता है वेल्स में आयोजित किया गया था। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया गया था। ये ध्यान रख सकते हैं। ये नहीं भी ध्यान रहेगा तो उतना लोड दिमाग पे नहीं लेना है। और भारत ने जीत लिया था 43 रन से। किसको हराकर? वेस्ट इंडीज को हराकर। तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट है जो ध्यान रख सकते हैं, इंडीज को हराकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा 18वां नंबर प्रश्न। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई?
ये भी आपको हम टॉनिक टॉपिक में डिटेल से बता चुके हैं, तो प्लेलिस्ट चेक करिए एक बार जाके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तारापुर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि स्थापना कहाँ हुई थी? तो तारापुर में हुई थी। ठीक है, और क्या ध्यान रख सकते हैं? वहीं बात करें तारापुर में कब हुई थी, ये भी तो पूछ सकता है। तो 1969 में हुआ था। और ये स्थित कहाँ है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र के ठाणे जिले में। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित है। ठीक है, उसी तरह से आपको पढ़ा भी चुके हैं कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो राजस्थान में। नरोरा कहाँ है? नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। कलपक्कम कहाँ है? सारा ये सब आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आप लोग प्लेलिस्ट जाके तो चेक करिए। चलिए आगे की ओर आ जाएंगे, और फिर से आप लोग से बस रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल है हमारा, तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आप प्लीज एक कमेंट कर दिया करें कि सेशन आपको कैसा लगता है, क्वेश्चन का लेवल कैसा लगता है। चूंकि जीके जीएस के सारे विषय का आपको फुल निचोड़ के साथ सॉल्यूशन दिया जा रहा है, और महा मैराथन क्लासेस भी मिलती रहेंगी, प्लस एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन कराए जाते हैं। वो बिहार शिक्षक भर्ती वाले तो जाके मैराथन जरूर से जरूर देखा करें, उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, प्रश्न एग्जाम में दिखेंगे ही। और रही बात पीडीएफ की, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। तो और बाकी कुछ रहे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ये तो चैनल से संबंधित जानकारियां हो गई। बढ़ जाएंगे सीधे अगले प्रश्न पे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ देखिए बीमारी है और एक तरफ मिलाना है, किससे होता है? सर्दी की बात करें तो सर्दी जो संबंधित हो जाएगा विषाणु से। तो विषाणु कहाँ है? यहाँ हो गया वायरस। फाइलेरिया की अगर बात करें तो फाइलेरिया जो हो जाएगा परजीवी कृमि से, और ये कई बार पूछा हुआ है तो ध्यान रखिएगा। मलेरिया की बात करें तो ये आपको अच्छे से पता होगा, परजीवी प्रोटोजोआ से। और आर्द्र ज्वर की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा बैक्टीरिया से। ठीक है, तो ये सब आपको बस ध्यान रखना है कि किसके कारण होता है। तो इसमें तो कुछ ऐसा बताने वाला था ही नहीं, और बहुत बार आपको पढ़ा भी चुके हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम। तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्लोरेला शैवाल नाम ध्यान रखिएगा। ये क्या करता है? अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें, क्या प्रश्न पूछ लिया जाता है? पूछ देगा कि बर्फ पर उगने वाले शैवाल। बर्फ पर, चूंकि शैवाल की बात आई, तो बर्फ पर उगने वाले शैवाल क्या कहलाते हैं? क्या नाम दिया गया? ध्यान रखिएगा, क्रिप्टोफाइटस। क्या कहा जाता है? क्रिप्टोफाइटस। ठीक उसी तरह अगर पूछ दे कि चट्टान पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है, तो लिथोफाइटस। लिथोफाइटस। ठीक है, और क्या पूछ सकता है? कछुए के पीठ पर उगने वाले, कछुए के पीठ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? तो प्रोटोडर्मा पूछा हुआ गया है, प्रोटोडर्मा। ठीक, वहीं घोंघे के ऊपर पूछ लेगा तो देखिए कैसे सवाल पूछता है। तो घोंघे के ऊपर पाया जाने वाला सवाल तो क्लेडोफेरा, क्या हो जाएगा? क्लेडोफोरा। और पूछा जाता है तो सारे इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। वहीं शैवाल का अध्ययन की अगर हम बात कर लेंगे तो अध्ययन क्या कहलाता है? हाइकोलॉजी, हाइकोलॉजी। ठीक है, और लेमिनेरिया नामक शैवाल जो है समुद्री शैवाल से क्या होता है? आयोडीन प्राप्त किया जाता है। ये भी आपको क्या होगा? पता ही होगा। अगला प्रश्न जो आ गया है, क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है?
तो ये होती है, किसकी बात हो रही है, कैल्शियम कार्बाइड पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसीटिलीन, ऑप्शन नंबर डी। और एसीटिलीन जो है क्या है, एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। एल्काइन श्रेणी का क्या है, प्रथम सदस्य है, ये ध्यान रखिएगा। और इसको प्रयोगशाला में क्या होता है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा बनाया जाता है, तो इसलिए ये प्रश्न यहाँ आपसे पूछा गया है। वहीं और क्या ध्यान रख सकते हैं, कुछ सूत्र ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि कितना कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए एल्केन, तो CnH2n +2, ध्यान रखिएगा। उसी तरह अगर रह जाए एल्कीन, तब क्या हो जाएगा, CnH2n। ठीक, और क्या पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा एल्काइंस, एक शब्द से कितना चेंज हो जाता है, तो CnH2n-2, तो ध्यान देना है कि +2 कब होगा और -2 कब होगा। ठीक है, तो ये सब पूछा जाता है। जैसे एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड या फिर कीटोन, इसका सूत्र क्या हो जाता है, तो CnH2n और O। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन लेके। तो सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।